आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द रेडियो एक्टिव चेंज, क्या होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव चेंज को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा अपने पुराने वाले लेक्चर को रिकैप कर लेते हैं। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या डिस्कस किया है, केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, केमिकल चेंज को अभी हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे और ये भी बताएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उसे भी डिटेल में डिस्कस किया है। तो आज बारी है किसकी, रेडियो एक्टिव चेंज की बारी। चलो आइए इसे समझ लेते हैं कि रेडियो एक्टिव चेंज क्या होता है। रेडियो एक्टिव चेंज समझने से पहले आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी रिकैप करते हैं। हमने केमिकल चेंज के बारे में आपको क्या बताया था। हमने केमिकल चेंज में आपको ये डिस्कस किया था, समझाने की कोशिश की थी कि जब भी इस बुक में क्या लिखा है, एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा था, डिफिनेशन क्या बताई थी, जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ये डिफिनेशन बताई थी। ठीक है, बस डिफिनेशन बुक में, एनसीईआरटी बुक में केवल इतनी लिखी है, लेकिन जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो आखिर उनके बीच में ऐसा क्या हो रहा है, ये बुक में नहीं लिखा है। तो उसे ही हमने समझाने की कोशिश की थी अपने केमिकल चेंज वाले लेक्चर में। ठीक है, उसे हमने आपको समझाया भी है। ठीक है, तो अगर आपको वहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही, समझने में प्रॉब्लम आ रही तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने उसमें क्या बताया था, हमने बताया था कि दो सब्सटेंस, मान लीजिए कोई सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है। ठीक है, तो आपस में जब ये रिएक्ट करेंगे तो एक नया का सब्सटेंस बनेगा सी। ठीक है, तो जो सब्सटेंस होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। हम सब्सटेंस कह रहे हैं, आप कंपाउंड कहिए। यहाँ पर क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर हमारा जो सब्सटेंस है बना होता है। तो हम तो जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिला के बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो हमने कोई सब्सटेंस ए लिया, उसका एटम हमने इस तरह बना दिया। एक सब्सटेंस बी लिया, उसके एटम को हमने इस तरह दिखा दिया। ठीक है, जब ये दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करे तो एक नया सब्सटेंस बना, उसके एटम को हमने इस तरह आपको दिखा दिया है। तो इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस है ये क्या करते हैं, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, एक न्यू आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, इन दोनों एटम के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, हरकत होती है। या तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है या फिर इससे ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है, कुछ भी हो सकता है। या फिर इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग का मतलब वो कहता है ना हम इलेक्ट्रॉन देंगे ना तुम इलेक्ट्रॉन दोगे। जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, जब तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी तो तुम इलेक्ट्रॉन ले लोगे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को क्या करें, बीचों बीच में रखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की हरकत की वजह से हमारे जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड की जो पूरी आइडेंटिटी पूरी न्यू आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा जो कंपाउंड है एक नई आइडेंटिटी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आप देखिए जो केमिकल चेंज है इसमें क्या होता है, सब्सटेंस तो आपस में रिएक्ट करते हैं, नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो एटम है, एटम अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, एटम अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता। ये आपने आप दिमाग में फोकस में रखिए। एटम तो आपस में ऐसा थोड़ी है कि ये एटम आपस में रिएक्ट कर रहा है तो ये दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये दूसरे। तो मान लीजिए अगर ये हाइड्रोजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, तो जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिलेटेड ही कंपाउंड बनेगा, पर वो कंपाउंड को थोड़ा दूसरा होगा। ये दो कंपाउंड दूसरे हैं तो वो कंपाउंड कुछ और कंपाउंड होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के कंपाउंड होते हैं। आप अच्छी तरह से पता है, मान लीजिए हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, अगर आपने उसे डिफरेंट टाइप से रिएक्शन करवाई, कोई केमिकल चेंज कर दिया, आपका कैटेलिस्ट चेंज कर दिए, सब क्या होते हैं इसे तो डिटेल में समझेंगे। लेकिन रिएक्शन कराने के बहुत ही डिफरेंट तरीके होते हैं। तो हमारे कंपाउंड भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब दो सब्सटेंस आपस में जब रिएक्ट कर जाते हैं तो एक नया सब्सटेंस तो बनता है, पर आइटम अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता। सब्सटेंस तो अपना नेचर खो देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं, एक नए पदार्थ मतलब एक नया पदार्थ कहें या फिर नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन एटम जो पहले थे वही एटम बाद में भी होगा। ठीक है, एटम अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता। ये केवल केमिकल चेंज में हमें आपको थोड़ा सा और रिकैप करवाना था। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के एटम के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की हरकत होती है, बस। अगर कोई भी आपसे सिंपल सा पूछना चाहिए केमिकल चेंज क्या है, डिस्कस करिए, तो आप बता देंगे कि दो सब्सटेंस जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम से मिलकर बना होता है, उन एटम के बीच ये क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉनों की कोई भी हरकत होती है, या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, तो उससे क्या होता है, एक नया कंपाउंड बनता है। तो इस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। अगर आपने उसने फिर आपसे पूछ लिया रेडियो एक्टिव चेंज फिर क्या होता है, तो इसमें आपको वो मतलब क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए अब रेडियो एक्टिव चेंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव जब चेंज हम स्टार्ट करेंगे तो इस बात की कि हम वहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, हमने केमिकल चेंज को फिर से रिकैप कर दिया। ठीक है, तो हम सबसे पहले से क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप देख रहे हैं एटम के बीच क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, इसे अपने माइंड में रखिए, अभी हम फिर से इसे रिकैप करने वाले हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
तो रेडियो एक्टिव चेंज में क्या होता है, मान लीजिए कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होते हैं, ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव चेंज कहते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, एटम का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, ये होता है, मान लीजिए ये है आपका क्या है, एटम है, ठीक है। एटम के बीचों बीच में जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसके अराउंड, इसके चारों तरफ क्या होती है, सेल होती है कि नहीं होती है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो केमिकल चेंज में इन्हीं इलेक्ट्रॉन, जो कि केमिकल चेंज हमने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यही तो हमने बताया। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही क्यों केवल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ट्रांसफर क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये जो दीवार होती है बहुत ही स्ट्रांग दीवार होती है, इसे तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, इसे तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, बाहरी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें देख रहे हैं, उसकी अपनी सेल में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से एक एटम से निकलकर दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है, या इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नहीं होता है। तो क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कभी ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता, हो सकता है। आप क्या करते हैं, न्यूक्लियस को आप तोड़ सकते हैं, जब तोड़ेंगे जब तो वहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, बिना तोड़े तो निकलने वाला नहीं है। तो आपको प्रोटॉन का आपको जो एटम का जब न्यूक्लियस तोड़ना चाहते हैं, तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब उतनी एनर्जी आप न्यूक्लियस को दे देते हैं तो ये न्यूक्लियस क्या होता है, टूट जाता है, वहाँ से प्रोटॉन का फिर ट्रांसफ़र होना, एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के जो चेंज होते हैं उसे हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव चेंज कहते हैं। ये जो रिएक्शन हमने आपको बताई कि आप न्यूक्लियस में इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दीजिए, इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दीजिए कि उसका न्यूक्लियस टूट जाए, वहाँ से प्रोटॉन का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह के जो चेंज होते हैं या फिर इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसे रेडियो एक्टिव रिएक्शन भी कह सकते हैं आप, या फिर कह सकते हैं कि जो चेंज हो रहा है, कैसे रेडियो एक्टिव चेंज हो रहा है। कैसे, मान लीजिए आपने इसे खूब ज़्यादा एनर्जी दी। अब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहिए, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमने एक एलिमेंट ले लिया है, यूरेनियम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये, ठीक है, ये। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है सबसे पहले तो आप बताइए, ठीक है, ये लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया जी। तो ये क्या होता है, यूरेनियम एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जब आप इस पर क्या करते हैं, जब आप इस पर क्या करते हैं, गोल नहीं है, ठीक है, गोल तो बन नहीं रहा है। यहाँ पर हमें क्या बताना है, ये एटम है, मान लीजिए हमने इसका यूरेनियम एलिमेंट का एक एटम ले लिया, ये हो गया एक एटम। जब हमने इस पर क्या किया, एक बहुत ही छोटा पार्टिकल्स लिया, बहुत ही छोटा पार्टिकल न्यूट्रॉन ले लिया, इस पर क्या कराई, हमने बमबारी कराई, मतलब स्ट्राइक किया। जैसे ही हमने इस पर स्ट्राइक किया तो ये क्या हुआ, जो न्यूक्लियस है, जो किसका न्यूक्लियस, यूरेनियम के जो एटम है उस एटम का न्यूक्लियस क्या हो गया, टूट गया, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, एटम दो डिफरेंट एटम में कन्वर्ट हो गया। वो दो डिफरेंट एटम कौन कौन से, चलिए आइए उसे भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आइए, हमने इस पर क्या किया, बमबारी की, स्ट्राइक की, किससे, न्यूट्रॉन से। उस पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। इसी जब बमबारी की, स्ट्राइक की, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा यूरेनियम है, यूरेनियम एलिमेंट है, ये क्या होता है, बहुत ही जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे आप एटम कहते हैं। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जब उसके न्यूक्लियस पर इस पार्टिकल की बमबारी की गई तो इसका न्यूक्लियस क्या होता है, 2 पार्ट में कैसे ये डिसोसिएट हो गया। आइए यहाँ पर लिख लेते हैं। एक पार्ट कौन सा है, बेरियम, और दूसरा है कौन सा था, क्रिप्टॉन, ठीक, बेरियम क्रिप्टॉन। तो बेरियम पर सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, कितना होता है, इसका भी एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं 92, और ऊपर क्या होता है 36 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 56 आप लिख लेते हैं। और उसके साथ, और ये तो इतना कंप्लीट हो गया, हाँ ये रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर ये भी तो लिख लेते हैं हम, न्यूट्रॉन, इस पर चार्ज तो 0 होता है। तो ये रिएक्शन होती है। आपने जैसे ही इस पर न्यूट्रॉन पार्टिकल की बमबारी की
ठीक है। तो इसका न्यूक्लियस टूट गया, वो 2 डिफरेंट टाइप के एटम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसका एटम ने अपनी पूरी तरह पहचान खो दी, पूरी आइडेंटिटी खो दी। ऐसा नहीं है कि केवल जैसे कि केमिकल चेंज में क्या हो रहा था, सब्सटेंस बदल रहा था, एटम अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहा था। इसमें तो एटम ही अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से खो देता है। ये इस केमिकल चेंज और इन दोनों चेंज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें एटम अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, ठीक है, केवल सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी खोते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एटम का जो न्यूक्लियस पर जब आप अटैक करवाते हैं ना, तो वो जो एटम का जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप के एटम में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। आप और उसके बाद डिसोसिएट तो डिफरेंट टाइप में होता ही है, प्लस उसके साथ बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। ये एनर्जी जो रिलीज़ होती है, इस एनर्जी को आप रेडियो एक्टिव एनर्जी भी कह सकते हैं, जिसमें क्या ये एनर्जी हमारे लिए बहुत ही, हम सभी लोगों के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। इस एनर्जी, जैसे कि इस एनर्जी का अगर आप सोर्स कहें तो ये कहाँ से आपको अगर मिलेगी, जैसा कि आप जानते हैं जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं, न्यूक्लियर वेपन कौन कौन से, जैसे कि आप जानते हैं जो एटॉमिक बॉम्ब होता है और न्यूक्लियर बॉम्ब, जो बहुत डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, जब उसका यूज़ किया जाता है तो उसमें से जो एनर्जी निकलती है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो वो जो एनर्जी होती है हम सभी लोगों के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है, बहुत ही हार्मफुल। उस एनर्जी को आप रेडियो एक्टिव एनर्जी भी कह सकते हैं बस। ठीक है, तो ये केवल इतना ही आपको समझना है। तो रेडियो एक्टिव चेंज में हमने आपको क्या बताया, रेडियो एक्टिव चेंज में क्या होता है, जब किसी एटम जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके एटम की बात कर रहे हैं, इसके न्यूक्लियस पर जब हमने इस पार्टिकल की बमबारी की, वो डिफरेंट टाइप के एटम में क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। मतलब इस एटम का जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरह उसने अपनी आइडेंटिटी खो, क्योंकि आपने न्यूक्लियस पर उसके अटैक किया है, तो इसलिए ये जो एटम होता है अपनी पूरी तरह से आइडेंटिटी क्या करता है, खो देता है, पूरी तरह से खो देता है और डिफरेंट टाइप के एटम में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह के जो चेंज होते हैं, इस तरह के चेंज को हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव चेंज कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, इस तरह की जब भी जो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, एटम का न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच हरकत ना हो, बल्कि वो एटम का जो न्यूक्लियस में हरकत हो जाए। न्यूक्लियस में हरकत मतलब उस एटम का जो न्यूक्लियस है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाए अगर, तो ऐसी रिएक्शन को हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू जो भी चेंजेस होते हैं उसे रेडियो एक्टिव चेंज कहते हैं। बस इतनी ही सी बात आपको समझनी है और कुछ भी नहीं है। वैसे तो रेडियो एक्टिव जो चेंजेस हैं या फिर आप कहें जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसलिए पार्ट नहीं है क्योंकि आप इसे जब हायर स्टडी करेंगे उसमें आपको न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि एक केमिस्ट्री होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसमें इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आप अगर ये रिएक्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको रेडियो एक्टिव चेंज बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर दिया है। आपको बस इतना इसमें माइंड में रखना है कि रेडियो एक्टिव में सबसे मेन पॉइंट क्या है, इन और केमिकल चेंज में मेन पॉइंट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस भी हमने बता दिया। चेंज अगर अभी इसका रिकैप करना चाहें तो आप फिर से रिकैप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब एटम जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका जब एक एटम लिया हमने, उस पर जब इस पार्टिकल की बमबारी की, तो उस बमबारी से जो उसका जो न्यूक्लियस है पूरी तरह से क्या हो गया, टूट गया, डिसोसिएट हो गया, जिससे कि दो डिफरेंट टाइप के एटम का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, प्लस बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी रिलीज़ हुई। तो इस बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी रिलीज़ हुई इस एनर्जी को आप रेडियो एक्टिव एनर्जी भी कह सकते हैं, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। तो इस तरह के जो चेंज होते हैं उसे रेडियो एक्टिव चेंज कहते हैं। ये जो चेंज होते हैं कौन सी रिएक्शन के थ्रू होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू होते हैं बस। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, एटम का जो न्यूक्लियस है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, ये भी किस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होती है। इसमें क्या होता है, एटम के बीच, इलेक्ट्रॉन के बीच, जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होता है, होती है, हरकत होती है, या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो ये जो चेंज, उस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। इन तीनों में हमने आपको मतलब ये तो पहले लेक्चर में डिस्कस कर दिया था, इन दोनों में डिफरेंस भी बता दिया है, इसीलिए हमने थोड़ा पुराना रिकैप किया था। जब आप केमिकल चेंज अच्छे से समझ लेंगे ना, तो रेडियो एक्टिव चेंज आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है,
अब आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। जैसा कि हमने फिजिकल चेंज में आपको क्या बताया था, फिजिकल चेंज में क्या बताया था, जब हमने कोई भी कंपाउंड ले लिया था, जैसे हमने वाटर ले लिया था, उसे आप जब हीट कर रहे थे तो वो मान लीजिए वो हमने एक कंपाउंड लिया वाटर, वो सॉलिड फॉर्म में हीट किया तो आपने लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और ज़्यादा हीट किया तो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे थे, जो हमारा जो कंपाउंड है वो क्या कर रहा था, उसकी फिजिकल स्टेट में क्या हो रही थी, चेंज हो रहा था। कैसे चेंज हो रहा था, हीट करने की वजह से चेंज हो रहा था। जब आपने वाटर के मॉलिक्यूल लिया जो कि सॉलिड स्टेट में हीट किया, हीट करने की वजह से उसकी स्टेट चेंज होती जा रही थी। पहले तो सॉलिड में था, हीट दिया आपने तो लिक्विड में बदला, लिक्विड से गैसेज स्टेट में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपाउंड की फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिजिकल स्टेट में चेंज आता है, ठीक है, फिजिकल स्टेट में चेंज आता है। फिजिकल स्टेट चेंज कैसी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये जो चेंज होते हैं उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, इस तरह के जो चेंज होते हैं वो फिजिकल चेंज होते हैं। इसमें सब्सटेंस क्या होता है, अपना नेचर तो उसका सेम ही रहता है। आप वाटर ले लीजिए, चाहे वाटर मतलब लिक्विड फॉर्म में ले लीजिए, चाहे सॉलिड फॉर्म में ले लीजिए, चाहे गैसियस फॉर्म में लीजिए, उन सभी में तो वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं ना। तो कंपाउंड ने अपने नेचर नहीं खोता है, हीट करने के बाद भी अपना नेचर नहीं खोता है। ठीक है, हीट करने के बाद भी अपना नेचर वो नहीं खोता है। किस चेंज की बात कर रहे हैं, फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं। हीट करने के बाद भी वो अपना नेचर नहीं खोता, बस उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, चेंज हो जाती है, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस। इस तरह के चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, केमिकल चेंज में तो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होती है, केमिकल में तो क्या होता है, दो एटम के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। अगर इन दोनों में पूछे कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंज है ये, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर तो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो इसमें तो ना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है ना शेयरिंग होती है, इसमें तो केवल फिजिकल स्टेट बस चेंज होती है, बस और कुछ भी नहीं। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंज है, तो केमिकल चेंज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो जो फिजिकल चेंज, जो केमिकल चेंज होता है, क्या कौन सा चेंज, जो केमिकल चेंज होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है फिजिकल चेंज से। ठीक है, इन दोनों के बीच थोड़ा सा डिफरेंस पूछा जा सकता था, तो इसीलिए हमने रिकैप करा दिया। ठीक है, तो आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। हमने जितना भी हो सकता था रेडियो एक्टिव चेंज आपको समझा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें बता सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया है। ठीक है, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।